हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग हिस्ट्री एनसीईआरटी सिक्स क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं। ये टोटल सीरीज चलेगा पूरे क्लास सिक्स का, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं सीटेट के, उसमें पेपर टू जो आपका सोशल साइंस है उसमें एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हमारा टोटल सीरीज चलने वाला है एनसीईआरटी के ऊपर, तो इसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्लास सिक्स टू एट, ये तीनों क्लास का हिस्ट्री बुक से हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आज का जो हमारा ये वीडियो है वो क्लास सिक्स एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे जो पहला हमारा चैप्टर है सिक्स क्लास का, वो है। इसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक ही पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको सारी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये बुक तैयार किया गया है वो सिक्स क्लास के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। और आप एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं चीजों को सिर्फ पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उसी चीजों को अंडरलाइन करेंगे, जिसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल उन पॉइंट्स को एक नोट्स की तरह आप तैयार करें, वन लाइनर नोट्स बना लें, जो कि आपके एग्जाम में काफी फायदा होने वाला है उस सारे पॉइंट्स का। तो सारी चीजों को हम नहीं पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक। तो पहला जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का, वो क्या कौन सा है? क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो बताया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक का ही है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये सारे स्टोरी बताए गए हैं। ये बच्चे को समझने के लिए एक स्टोरी से कनेक्ट किया गया है। तो इन सब चीजों को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि प्राचीन काल में, प्रारंभिक काल की बात की जा रही है इस चैप्टर में। प्राचीन समय की बात कही जा रही है कि उस टाइम में लोग कब क्या करते थे, कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक ये सारे स्टोरी की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है, रसीदा का सवाल। तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन चीजें हैं उसको हम अंडरलाइन करेंगे, जिसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। कैसे पता लगाएं, तो ये कही जा रही है किस बात के लिए, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह, क्योंकि छोटे बच्चे इस चीज को कैसे अपने आप से कोरिलेट करके पढ़े, इसके लिए ये सारी सारी चीजें दी गई हैं। तो आपको इसमें जो जानने की बातें हैं वो ये है कि यहाँ पे जैसे दिया गया है कि कैसे पता लगाएं। तो ये प्राचीन काल की बात कही जा रही है कि उस समय के बारे में हम कैसे पता लगाएं। तो इन चीजों को छोड़िए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि अतीत के बारे में हमें क्या जान सकते हैं, कि उस टाइम में लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। इन सारी चीजों को जानने की जरूरत है। तो लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहला सवाल आता है कि लोग प्राचीन काल में कहाँ रहते थे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, शायद आपको ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो ये पॉइंट है आपका, लोग कहाँ रहते थे। तो आप यहाँ मानचित्र दिया गया है, उससे आपको समझने में काफी आसानी होगी, चीजें याद भी रहती है। अगर कोई पिक्चर के टाइप से आपको समझाया जाए, कोई मैपिंग करके समझाया जाए, तो आपके दिमाग में वो प्लेस काफी लंबे टाइम तक, कुछ भी उस पे दर्शा के जो दिखाया जाता है वो आपके दिमाग में टिक के रहते हैं। तो सबसे पहले बताता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि नर्मदा नदी का पता लगाएं। तो नर्मदा नदी के आसपास ही उस टाइम के लोग रहते थे। तो कितने वर्ष पहले, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में ऐसे सवाल पूछे गए हैं आपके हिस्ट्री के एग्जाम, सीटेट के एग्जाम में। आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये लाइन को आप अंडरलाइन करें कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इन नदी के तट पर रहते थे। यहाँ सीधा सीधा सवाल आता है कि लोग कहाँ रहते थे प्राचीन काल में, प्रारंभिक काल में, काल में लोग कहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे।
तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर है आपका, इसका आंसर आप देखिए कि लोग कहाँ रहते थे। तो लाखों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पूर्व पहले लोग आपका इस नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। नर्मदा नदी के आसपास, तट के आसपास, तट के पास रहते थे। इसका एक लाइन का आंसर हो गया कि प्रारंभिक काल में जो सबसे पहले लोगों के साक्ष्य मिले हैं, लोगों का पता लगा है कि लोग कहाँ रहते थे, तो वो आपका नर्मदा नदी के तट के पास रहते थे। यहाँ रहने रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक होते थे। अब ये लोग कैसे होते थे, क्या क्या काम करते थे, तो उसके बारे में जाने तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है कि इस टाइम के जो लोग होते थे, लोग क्या होते थे? कुशल संग्राहक होते थे। संग्राहक का मतलब आप जानते हैं, जो चीजों को संग्रह करते थे। तो सबसे पहले, एक तो ये नदी के किनारे पे रहते थे। इनका जो जीवन किस पे आधारित था? तो ये जंगलों पे इनका जीवन आधारित था। ये लोग कुशल संग्राहक रहते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ये कहने का मतलब है कि इन लोग का जो जीवन था वो पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड था, पर आधारित था। और जानते हैं हम लोग कि जो जंगल होते हैं वो विशाल संपदा से परिपूर्ण होते हैं, भरे पड़े रहते हैं। वहां से इन लोगों को संग्रह क्या क्या करते थे? अपने भोजन के लिए जो भी फल कंदमूल मिलते थे उसको संग्रह करते थे, खाते थे, और थोड़े समय के लिए उसको संग्रह करके रखते थे। दूसरा, ये लोग जो, वहां जंगल से इन लोगों को लकड़ी मिलती थी, जंगल से और भी बहुत सारी चीजें इनको मिलते थे। उन जंगली जानवरों को ये लोग शिकार भी करते थे। देखिए आगे का लाइन क्या कहते हैं कि आप अपने भोजन के लिए जरूर फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों पर निर्भर होते थे। ये जंगल जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। दूसरा जो है पॉइंट, दूसरा आपका पॉइंट आ जाता है कि ये जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। तो इसलिए ये लोग कैसे थे? शिकारी संग्राहक कहे जाते थे, जो कि जंगल से फल फूल भी एकत्रित करते थे, उन्हीं जंगली जानवरों का शिकार करके अपना निर्वाह करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये नर्मदा नदी है कहाँ पे। नर्मदा नदी की बात करें, जहाँ पे जो हमारा जीवन है सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, वो आपका है, इस मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका नर्मदा नदी। इस इस तट के पास ही सबसे पहले लोग रहना शुरू किए थे। अब दूसरा कहते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसका मतलब क्या है? ये तो एक कहानी के रूप में दिया गया है, तो इस लाइन से आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ये लाइन क्या कह रहा है। इस लाइन में यही कहा जा रहा है कि अब इस जगह पर क्या चीज मिले हैं, अब नया यहाँ पे क्या मिलता है। ये कौन सा जगह है? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो ये उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ी को इस मैप में आप देख सकते हैं कहाँ पर आता है ये। सुलेमान और किरथर पहाड़ी ये उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित है। ये जो क्षेत्र है आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसी क्षेत्र की कुछ ऐसे स्थान हैं। कहता है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। ये जो जगह है यहाँ पर सबसे पहले, कितने वर्ष पहले? सबसे पहले लगभग आपका
8,000 वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है। वर्ष पूर्व स, यहाँ सबसे पहले क्या किया गया था? गेहूं, गेहूं और जौ की फसल उगाई गई थी। राइट। तो अब इससे क्या पता चलता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट आया, धीरे धीरे ये लोग इन क्षेत्रों में आए, आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में। तो आपसे एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सुलेमान किरथर पहाड़ी किन चीजों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गेहूं और जौ की फसलें सबसे पहले कहाँ उगाई गई। तो आप कह सकते हैं कि ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में उगाई गई। यहाँ सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई। अब यहाँ से फसल उगाने का कार्य स्टार्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने भेड़ बकरियां और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। तो यहाँ से पहले तो फसल फसल उगाना प्लस पशुपालन पालन, ये दो कार्य जो है ना, ये दो कार्य स्टार्ट होती है ये 8,000 वर्ष पूर्व। 8,000 वर्ष पूर्व क्या शुरू हुआ? फसल उगाना प्लस पशुपालन शुरू हुआ। फसल में आपका गेहूं और जौ आ जाता है। फसल में आपका गेहूं और जौ उगाई गई। और जानवरों में कौन सा पाला गया? तो जानवरों में आपका देखिए, भेड़ बकरी और गाय बैल बैल इन जानवरों की पशुपालन लोग पालतू बनाना शुरू किए। अब आता है आपका कि ये लोग गांव में रहते थे, पशु को पालना शुरू किया और ये लोग गांव में रहने लगे, क्योंकि इन काम के लिए, चाहे वो फसल उगाना हो या पशुओं को पालना हो, इन दोनों ही कार्य के लिए उनको अब एक अस्थायी जीवन जीना स्टार्ट करना पड़ा। अब वो एक अस्थायी स्थान पे रहना शुरू किए। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में पहाड़ियों का पता लगाओ। अब इन क्षेत्र में क्या मिला? उत्तर पूर्व में गारो, और उत्तर पूर्व आपका ये क्षेत्र हुआ, यहाँ गारो और विंध्य पहाड़ियों का, इन क्षेत्रों में क्या मिलता है? तो सबसे पहले देखिए कि ये क्षेत्र है किधर। तो ये क्षेत्र आपका आ जाता है उत्तर पूर्व में। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये जो मैप में दिखा रहा है, ये आपका उत्तर पूर्व का क्षेत्र है। ये गारो पहाड़ी, और दूसरा आपका ये मध्य भाग में विंध्य पहाड़ी है। इन क्षेत्र में अब हमें क्या देखने को मिलता है? इस क्षेत्र में अब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ देखिए आप, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ से हमें कृषि का विकास शुरू होते हुए दिखाई देता है। हर स्थान का नाम आपको याद रखना होगा, इसलिए मैप का यूज कीजिए। और ये 3 पॉइंट्स जो है ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप 2018 का एग्जाम देखें या और भी एग्जाम जो भी लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं, उसमें भी आपको ये स्टेटमेंट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। इस पेज से आपको तीन, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि सबसे पहले लोग रहना कहाँ चालू किए, तो वो आपका है नर्मदा नदी के तट पे। वहां लोग जो रहते थे वो काम क्या करते थे? तो वो शिकारी संग्राहक वर्ग थे, क्योंकि वो शिकार भी करते थे, जंगलों से जानवरों का शिकार करते थे, फिर वहीं से जो जंगली उत्पाद होते थे उसको संग्रह करते थे। ये काम था आपका लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पे। फिर समय बीता, उसके बाद ये बात आ गई है 8,000 वर्ष पूर्व की, जिसमें लोग अब क्या काम करना स्टार्ट किए। तो इस टाइम तक आते आते लोग जो है फसल उगाना प्लस पशुओं को पालना स्टार्ट किए। फसल में कौन कौन से फसल उगाना स्टार्ट किए? तो आपको 8,000 वर्ष पूर्व ये लोग गेहूं और जौ की फसल उगाए। दूसरा, पशुओं में भेड़ बकरी
गाय बैल को पालना स्टार्ट किया। अब जो बात आती है गारो, जो उत्तर पूर्व में है, और दूसरा मध्य में आपका विंध्य पहाड़ियां हैं। इससे कहाँ क्या पता चलता है, यहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। और वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, यहाँ इसके उत्तर में स्थित है, जहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, चावल चावल उगाई गई। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप पॉइंट हम लोग देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि सहायक नदी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सहायक नदी वे नदियां होती है, वो छोटी छोटी नदियां होती है जो जाके लास्ट में मेन नदियों में मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। जो बड़ी नदियों में मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। तो यहाँ जो सिंधु का किस क्षेत्र में बहता है उसकी भी बात हम करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, यहाँ देखिए, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सहायक नदी किसे कहते हैं, तो एक लाइन का आंसर है। दूसरा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले हैं। आपको पता है कि जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वो सिंधु नदी के किनारे पे ही शुरू हुई थी। और शुरू हुई थी गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और दूसरा कहता है गंगा और उसकी जो सहायक नदी उनके किनारे क्या हुआ था, नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब नेक्स्ट आते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ था, गंगा और इसके सहायक क्षेत्र में, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध था, वर्तमान बिहार है, और नाम से जाना जाता है, मगध के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। आपको पता है कि ये तो प्राचीन काल की बात है कि सिंधु की सहायक नदी या सिंधु नदी के किनारे आपका सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का स्टार्ट हुआ था। गंगा नदी के किनारे या जो सोन उनकी सहायक नदी है उनके किनारे मगध साम्राज्य, आप नाम सुने होंगे और आगे के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे भी। गंगा के तट पे क्या हुआ था, जो गंगा इस नदी के आसपास आपका मगध मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य स्थापित हुए थे। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी सभ्यता कहाँ सबसे पहले स्टार्ट होती है, तो कोई भी सभ्यता की शुरुआत जो है वो नदी के किनारे होती है। नदियों के किनारे, नदियों के किनारे कोई भी सभ्यता की शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। क्यों होती है ये भी जाने, कि नदियों के किनारे ही क्यों होती है। तो आप जानते हैं सभ्यता का मतलब क्या है, कि हर तरह से उसमें विकास होना, चाहे वो आपका रहन सहन से लेके उनकी भाषा का विकास, उनके भोजन का विकास, वो समृद्ध जो होता है ना, जो हर तरीके से समृद्ध हो। तो आपको पता है कि जो नदी वाला क्षेत्र होता है वो काफी उपजाऊ होता है, वहाँ उनका रहना आसान हो जाता है, वहाँ उनका खेती बाड़ी आसान हो जाता है, वो हर तरह से संपन्नता वहाँ मिलती है। तो इसलिए कोई भी सभ्यता की जो शुरुआत होती है, सभ्यता का वही मतलब होता है कि जहाँ लोग का जो जीवन हो वो सामान्य और वो सबसे समृद्ध हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो ये संभव होता है नदियों के किनारे पे ही। अब हम देखते हैं कि विशाल राज्य की स्थापना हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः
कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों के साथ अपने मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक रूप धार्मिक गुरु जो होते थे, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे स्थान तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश ही यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों का एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। तो यहाँ यातायात की बात कही जाती है कि जब लोग एक महाद्वीप, ये दो कारणों से संभव होता है। या तो आपको अपने मन से जाना हो, या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये स्थान छोड़ के किसी और स्थान पे जाना होता था। या जो शासक वर्ग होते थे वे अपने साम्राज्य के विस्तार में भी एक स्थान को से दूसरे स्थान को विजय करने के लिए उस स्थान पे जाते थे। तो इस तरह से हम देख लिए कि लोग कैसे किस तरह से, और जैसे जैसे लोगों का आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे उसको एक आसान रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो वो आसान तो था नहीं, क्योंकि भारत एक प्राकृतिक देश है, मतलब जिसमें प्राकृतिक बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे हिमालय हो गया, पर्वत है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, समुद्र है, सब कुछ भारत के अंदर है। तो हर क्षेत्र में जाके अपना कार्य करना संभव नहीं था। तो इसलिए क्या होता था, उसके लिए एक रास्ता बनाना, सुनियोजित करना आसान था। धीरे जैसे जैसे लोगों का आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, वे अपने अनुकूल जगह बनाना स्टार्ट किए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक है, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर मानचित्र को देखिए और पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इन महाद्वीपों की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोग हालांकि लोग अपने प्रदेश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब ये जो पॉइंट आता है, भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा, इसके बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पॉइंट को आप नोट करें। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया कहाँ से लिया गया है शब्द है, ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इसलिए इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस, और इन नदियों के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। ये जो दो यात्री थे जो कि 2025 2500 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर आए, वे कौन थे, ईरानी और यूनानी थे। इन्होंने सिंधु नदी को देखा, जिसको वो क्या नाम दिए, हिंदोस और इंडोस। और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि, इस नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि थे उसको वो इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जो उत्तर किस क्षेत्र में रहते थे, तो उत्तर पश्चिम, ये आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम के लोगों को में रहने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है, भारत यूज किया गया था, भारत नाम यूज किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलती है। इसका उल्लेख कहाँ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद से पता चलता है, 3500 वर्ष पुराने ऋग्वेद में। अतीत के बारे में कैसे जाने, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये इस साइड एनसीईआरटी की बुक में ये जो भी डेफिनेशन होता है ना, वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। यहाँ आपका जो पॉइंट है, तारपत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, तो इसका क्या मतलब है, ये होता क्या था, ताम्रपत्र किसे कहते थे, तो यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। और भुर्ज पेड़ की ये जो ताम्रपत्र क्या होते थे, या पांडुलिपि किसे कहते थे,
पांडुलिपि। तो ये यहाँ से पॉइंट आप ले सकते हैं कि ये किसे कहते थे, तो भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि का हम यहाँ देख सकते हो। ये भुर्ज नामक जो कश्मीर में मिलता था, ऐसे ही पेड़ के छाल से ये तैयार किया जाता था, ये पेज जो है वो तैयार किया जाता था। तो ये जो आपका था, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। तो इसमें अभी हम लोग क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप नोट्स के बनाते हुए इस चैप्टर को पढ़े तो आपके लिए काफी आसान होगा। इसमें जो 4 क्वेश्चन है, इस 4 चैप्टर, पहला चैप्टर से अभी तक जो हम लोग 4 पेज पढ़े हैं उसमें आपको 4 क्वेश्चन ऐसे मिल गए हैं जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक ताम्रपत्र के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो इन चारों पॉइंट को, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। एक तो पहला है कि इंडिया का ये जो नाम है वो हमें कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत कहाँ है, तो ये आपको ऋग्वेद से इसके नाम के बारे में पता चलता है। संस्कृत का जो ऋग्वेद है उसमें इसके नाम का उल्लेख मिलता है। दूसरा, इसका नाम कौन रखा, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, तो भरत कवि, भरत नाम से जाना जाता है। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको आप नोट कीजिए। ये एग्जाम में पूछे, हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप ये ध्यान में रखते हुए पढ़ें। बाकी कहाँ रहते थे लोग, क्या करते थे, इस सब चीजों के बारे में भी हम इस टॉपिक में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट, ये पहला ही चैप्टर हमारा चल रहा है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की जो बातें हैं वो देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।